हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। यहाँ पे हम लोग जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होता है और इंग्लिश के हर एक पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एसएससी में, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के 12 अप्रैल 2021 के थर्ड शिफ्ट में टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें इंग्लिश के सेक्शन वाइज जितने सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सबसे क्वेश्चंस होता है। और जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे यह इसका 4th नंबर है, पार्ट 4 नंबर, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो यदि आप अब तक इस चैनल पर नए हैं और डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ से आप जो है वो डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वोकैबुलरी के लिए। उसमें मैं साइनोनिम और हिंदी मीनिंग दोनों इंक्लूड कर देता हूँ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी को बिल्ड अप करने के लिए। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करें। और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो यहाँ पे ब्लैंक्स है उसे भरना है। आपके ऑप्शंस 4 यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है, हैव यू चेक्ड इफ वी हैव ब्लैंक इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, यानी कि क्या तुमने चेक किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लोकेशन के बारे में हम लोग के पास, यानी कि लोकेशन है तो इंफॉर्मेशन है लोकेशन के बारे में, तो कितना इंफॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे फिलअप करना है। अब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सफिशिएंट, इनएडिक्वेट, प्रोफ्यूज और इनसफिशिएंट। तो यदि बात करें इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट, दोनों का मतलब होता है अपर्याप्त, और जो फर्स्ट है इसका मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि आपके पास उतनी जानकारी है, उतना चीज है जितना कि आपको जरूरत है, इसका यह मतलब हुआ। तो वहीं पे इंफॉर्मेशन के लिए बात किया जा रहा है, तो क्या तुम्हारे पास उतने पर्याप्त इंफॉर्मेशन है उसके लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे हम, सफिशिएंट फिलअप करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन 1 होगा, सफिशिएंट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स की सफिशिएंट, इट मीन्स की पर्याप्त, यानी कि अधिक होना, जानकारी होना, जितना आपको चाहिए उतना चीज उसकी क्वांटिटी अवेलेबल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द, यहाँ ब्लैंक है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर्स, पार्टिसिपेंट्स, क्रिटिक्स एंड ट्रेनर्स। तो इसे थोड़ा सोच करके यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विल हेल्प यानी कि मदद करेगा। अब यहाँ पे किसको मदद करेगा, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें कहा जाता है आपको पार्टिसिपेंट्स, ठीक। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन को फिलअप करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पार्टिसिपेंट्स। यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो, या हमेशा आप ध्यान में रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, तो उसमें जो जितने भी लोग होते हैं उस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसे कहा जाता है आपको पार्टिसिपेंट। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रतिभागी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है और आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है, ठीक। क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे, ठीक। तो आपको इसमें बताना है कहाँ पे एरर है। सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रोजेक्ट इज टफ, यानी कि जो प्रोजेक्ट था, कार्य था, वो था काफी टफ था। टफ का मतलब काफी हार्ड था, ठीक। एंड आई कैन नॉट बी एबल टू कम्पीट इट बाय मंडे, तो यहाँ पे इसके पार्ट को, इस पार्ट को देखे आप, थर्ड पार्ट को, कैन नॉट बी का यूज किया गया है एबल टू, तो यहाँ पे जनरली आप यूज करेंगे कैन नॉट एबल टू और कंप्लीट इट बाय मंडे। तो यहाँ पे आपके जो है थर्ड सेकंड पार्ट में ही रहता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। क्योंकि जब भी इस तरीके से यूज किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी जो मॉडल एक्जुलरीज है
उसके बाद कैन प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं और यह है आपका नरेशन का क्वेश्चन। और यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसे कन्वर्ट करना है। वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव देयर रिकॉर्ड्स बुक, द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास प्रीफेक्ट। ठीक, तो द यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक, फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट यहाँ तक है। तो इसे कन्वर्ट करना आप जानते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसे दैट के रूप में ना कन्वर्ट करके किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले तो सेंटेंस स्टार्ट होगा द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो जिस फॉर्म में रहता है, यानी कि यहाँ पे जो देखे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि डिड लगा हुआ है। डिड किस में लगता है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में लगता है। ठीक, तो जब भी हम इसको तोड़ते हैं सेंटेंस को तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस हमेशा बदल जाता है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें ढूंढेंगे चारों ऑप्शन से पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यह नहीं होगा। यहाँ पे देखें द लीव लगा है, यानी कि ये तो प्रेजेंट इनडिफिनिट हो गया, तो यह भी सेंटेंस नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन देखें आर लिविंग है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यह भी नहीं होगा। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अब यहाँ पे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास प्रीफेक्ट वेयर द चिल्ड्रेन हैड, यहाँ पे दैट नहीं लगता है, ध्यान में रखेंगे। वेयर द चिल्ड्रेन, यहाँ पे हैड लेफ्ट, तो हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह कौन सा हो गया आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप नरेशन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो है यह भी नरेशन का ही क्वेश्चन है और जो दिया गया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, यानी कि वॉइस है इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है। और सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजर्स इन द स्टेट टू एसेस द डैमेज टू द क्रॉप। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में है। तो द सेंट्रल टीम विजिटेड, यह कौन सा पार्ट? यह वर्ब का सेकंड पार्ट है, तो यह इससे हम लोग निष्कर्ष निकाले कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब यह हो जाता है वाज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट को वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें इस तरीके से कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले तो हैड लगा हुआ पास्ट परफेक्ट हो गया, यह नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं 8 विलेजर्स इन द स्टेट वेयर, यहाँ पे हो सकता है वाज या फिर वेयर हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दें सब्जेक्ट के अनुसार होता है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं द सेंट्रल टीम एसेस्ड, यहाँ पे जो है वो ये तो एक्टिव वॉइस ही रह गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और वहाँ पे फोर्थ नंबर में भी वाज लगा है। अब इसके सब्जेक्ट को चूज करते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस है द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू एसेस द डैमेज टू द क्रॉप, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है 8 विलेजेस, यह बन गया आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ से 8 विलेजेस से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट जो सेकंड नंबर ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर होगा। 8 villages in the states were visited by the central team to assess the damage to the crops। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है एप्रोप्रिएट साइनोनिम, यानी कि साइनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी कि हिंदी में कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। वर्ड है आपको रैंडम, तो रैंडम का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है आर्बिट्रेरी, प्लांट, रीजनेबल और डेफिनेट। तो रैंडम का मतलब होता है अनियोजित, अनियोजित या फिर कह सकते हैं असमायोजित, यानी कि जिस चीज के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया हो, जो कि नियमित नहीं हो, यानी कि यादृच्छिक हो। ठीक, तो ऑप्शन से प्लांट, तो प्लांट तो ये इसका एंटोनिम हो गया, यह नहीं होगा, यानी कि प्लांट अनियोजित, ये इसका मतलब हो गया नियोजित। रीजनेबल भी नहीं होगा और डेफिनिट का भी मतलब लिमिट के लिए होता है, तो यह भी नहीं होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब ही होता है यानी कि कहीं से भी, इसे हम कह सकते हैं कहीं से भी, यानी कि अनियोजित। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ड मीनिंग, चारों वर्ड मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम है यहाँ पे। ठीक,
इडियम है और यह इडियम है, यहाँ से स्टार्ट है कॉट रेड हैंडेड। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसे जो है सॉल्व कर पाएंगे, इसके जो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है कोई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा और इसका PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कोई गैर कानूनी काम करते पकड़े जाना, मतलब कि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाना, जो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसी के लिए हम ईडियम का यूज करते हैं कॉट रेड हैंडेड, यानी कि खूने हाथों पकड़ा गया, इसे कहा जाता है, हिंदी में मुहावरा होता है। अब यदि हम ऑप्शन ढूंढे तो ऑप्शन नंबर 3 के पास आते हैं, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग यानी कि जब वह इलीगल वर्क कर रहा था उसी समय किसी ने उसे पकड़ लिया, तो उसे ही हम कहते हैं रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली वर्ड है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वर्ड दिए गए हैं, एक वर्ड एरर है, एक वर्ड में कहीं स्पेलिंग एरर है, उसे आपको बताना है। तो 4 नंबर ऑप्शन से ही देखते हैं, मैलिग्नेंट, तो यह वर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 3rd ऑप्शन जो है वो है आपको क्लॉस्टर्ड, यह भी वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। डोनेशन, DONATIONS, डोनेशंस, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तीनों वर्ड करेक्ट है। तो ईरर होगा आपके फर्स्ट वर्ड में, तो ईरर कहाँ है वो जानना भी आपको नेसेसरी है। तो इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं, CREATIVITY होता है, जो कि यहाँ पे ई दिया गया है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ई वर्ड दिया गया है, ई के जगह पे क्या होगा? आई होगा, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, यानी कि जिसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS कहा जाता है, बताना है। और जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे, समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो इलेक्शन से रिलेटेड या फिर वोटिंग से रिलेटेड आंकड़ों का अध्ययन जो व्यक्ति करता है उसे क्या कहा जाता है। और आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। तो मैथमेटिशियन यानी कि आप सभी जानते हैं गणितज्ञ होता है, तो यह तो नहीं होगा, गणित जानने वाले को गणितज्ञ कहते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो नहीं होगा। एनालिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार के डेटा का एनालिसिस करता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो, उसमें कोई पार्टिकुलर खास चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे खास चीज़ क्या है? इलेक्शन और वोटिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो ये खास चीज़ ऐड किया गया है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन 3rd नंबर ऑप्शन देखें, 3rd नंबर ऑप्शन जो है फेसोफोलिस्ट, तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति चुनाव या फिर चुनाव से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करता है, डेटा का जो है अध्ययन करता है, तो उसे कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अध्ययन करता है, ठीक, तो उसे कहते हैं हम सेफोलॉजिस्ट। तो 3rd नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की चीज है, इसे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी आपको इनकरेक्टली वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। ऑप्शन है किंडल, किंडल KINDLE बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, इसे आप ध्यान में रखेंगे, साइनोनिम में भी पूछा जाता है, ठीक। इनसाइड इसका जो साइनोनिम दिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड नंबर वर्ड भी वो बिल्कुल करेक्ट है। 3rd है प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब होता है अर्जित करना, यह वर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बचा आपको 4th नंबर वर्ड, और 4th नंबर वर्ड में एरर कहाँ है इसके स्पेलिंग में, ये भी आपको बताना जरूरी है। तो इसके करेक्ट वर्ड मीनिंग को देखते हैं, DESTRUCTION, यहाँ पे U होगा, U के जगह पे आपको A दिया गया है, ठीक। तो इसके जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? U से रिप्लेस कर देंगे, तो वर्ड करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, टू बी ऑल ईयर्स, इट मीन्स कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे इडियम दिया गया है टू बी ऑल ईयर्स, और आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस जो है इसको आप याद करने की चीज़ है, इसको आपको याद करना होगा, इसका मीनिंग आपको पता होगा, तभी आप इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है, इट मीन्स कि उत्सुकता से किसी चीज को सुनना, उत्सुकता से किसी चीज को सुनना, या फिर किसी चीज को सुनने के लिए, जानने के लिए काफी एगर होना, यानी कि उत्सुक होना, व्याकुल होना, इसे कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग के लिए आप 3rd नंबर ऑप्शन के पास आते हैं, टू बी रेडी यानी कि प्रिपेयर, और एगर, एगर का मतलब होता है व्याकुल या फिर उत्सुक होना। टू लिसन, कोई चीज़ सुनने के लिए, कहीं कोई लेक्चर हो या फिर किसी का भाषण हो या फिर कोई
सॉन्ग हो, कुछ भी चीज़ें हो, सुनने के लिए जो व्यक्ति एगर होता है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि टू बी रेडी एंड एगर टू लिसन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम इट मीन्स की अपोजिट वर्ड मीनिंग। तो अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है, बायस है। ऑप्शन है स्टेज, प्रेजुडियूस, फेयरनेस, प्रेस्टीज। तो इसका मतलब आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बायस का मतलब होता है पक्षपात। तो पक्षपात का मतलब होता है जैसे कि किसी के फेवर में कोई चीज काम कर देना, ठीक। फेयरनेस जहाँ पे साफ सुथरा चीजें ना हो, यानी कि अनकरप्टेड चीजें ना हो, यानी कि वहां पे करप्शन इसे कह सकते हैं बायस, यानी कि पक्षपात करना। या फिर ऑप्शन है स्टेज, तो स्टेज तो मंच के लिए यूज किया जाता है। प्रिजुडियूस का मतलब होता है पक्षपात। यदि आपको बायस का साइनोनिम पूछ ले, जो कि हमेशा पूछा जाता है, तो और ऑप्शन में यही वर्ड आपको हमेशा दिया जाता है, प्रेजुडिस, ठीक। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछना है, अपोजिट वर्ड मीनिंग। तो अपोजिट वर्ड मीनिंग फेयरनेस होगा। फेयरनेस का मतलब होता है साफ सुथरा, क्लीन, ठीक। कोई चीज नहीं बल्कि कोई एक्टिविटी साफ हो, किसी के मन में कोई गलत ना हो, तो उसे कहते हैं फेयरनेस। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखें। लेकिन साइनो अगर पूछ दिया सिमिलर वर्ड मीनिंग तो वो होगा आपको प्रेजुडियूस, यह भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसे इम्प्रूव करना है, यदि उसमें कुछ एरर है तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सेंटेंस को आप वहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है, सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन, ठीक। तो इसमें बताना है कि आपको कहीं पे कोई एरर हो तो कहाँ पे एरर है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो सेल्डम के साथ डज का यूज ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक इसका, ठीक। और सेल्डम को हमेशा ध्यान में रखेंगे, सेल्डम एक जो है निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड यानी कि इसमें ना छुपा हुआ है, ठीक। तो सेल्डम वी डू, तो ऐसे नहीं होता है, इसके पहले ही डू का यूज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। और सेल्डम के साथ यहाँ पे डीड का यूज जो किया गया है यह भी गलत है। तो इसलिए ये जो, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेजेंट फॉर्म को दिखा रहा है। सेंटेंस जो है पढ़ते हैं, सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी कि हम लोग पाते हैं। तो यह किस फॉर्म को दिखा रहा है? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान फॉर्म को दिखा रहा है। तो इसलिए डू का ही यूज होगा और यहाँ पे जो है वो नो एरर जो है करेक्ट आंसर होगा। इस सेंटेंस के पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी आपको वही करना है, नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि जो सब यहाँ अंडरलाइन किया गया है उसमें कुछ गलत है तो उसे बदलाव करना है। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से, यानी कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम क्या कह रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, तो क्या के लिए क्या यूज करते हैं? ये तो कॉमन सी बात है, व्हाट यूज करते हैं। तो यहाँ पे दैट यू जो यूज किया गया है उसके जगह पे हम व्हाट यू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये हमेशा पूछा जाता है, दैट यू के जगह पे हम व्हाट यू, यानी कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या के लिए हमेशा व्हाट का यूज करते हैं, ना कि दैट का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दैट गलत है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब उसके बाद जो है आपको यह पारा जम्बल्ड है, एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल या फिर स्टेनो का पेपर हो, इसमें सबसे जो मेन जिसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं वो होता है आपको पारा जम्बल्ड, जब बड़े बड़े इसमें सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस दे दिए गए हैं ए बी सी और डी, और इसे आपको अरेंज करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा सेंटेंस आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग एंड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि पालनपुर का मेन एक्टिविटी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि इससे पहले भी जरूर कुछ बातें हो चुकी होगी, तभी तो उसके बारे में मेन एक्टिविटी, यानी कि कुछ कॉमन एक्टिविटी भी हुई होंगी। अब उसके बाद ऑप्शन बी, तो फर्स्ट स्थान पे जो है वो ए नहीं होगा। तो अब उसके बाद ऑप्शन बी पढ़ते हैं, पालमपुर विलेज हैज अराउंड। अब यहाँ पे देखें तो पालमपुर विलेज को एक डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हो सकता है कि यही फर्स्ट सेंटेंस हो, यानी कि पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज विच बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स एंड क्रीड्स, ठीक। तो फर्स्ट स्थान पे हम यदि बी को रख के देखें, क्योंकि सेंटेंस सटीक बैठ रहा है, यानी कि किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है,
तो पालमपुर गांव के बारे में पहले डिस्क्राइब किया गया कि उस गांव में 450 फैमिलीज हैं। तो बी ऑप्शन देखते हैं कि सबसे पहले किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेकंड में ही बी ऑप्शन है। तो उसके बाद सेंटेंस को अरेंज करना शुरू करते हैं। बी के बाद ए, तो द मेन एक्टिविटी, तो सबसे पहले द पालमपुर विलेज के बारे में बात किया गया, अब उसकी मेन एक्टिविटी के बारे में बात किया जा रहा है। द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग एंड 80 फैमिलीज ऑफ द अपर कास्ट ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन पालमपुर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बी के बाद ए। उसके बाद डी ऑप्शन है देयर आर अदर एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अदर एक्टिविटीज की बात किया जाए। पहले तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी बात किया गया, उसके बाद उसकी दूसरी एक्टिविटी, उसके जस्ट बाद ही उसकी दूसरी एक्टिविटीज के बारे में तो बात किया जाएगा। तो उसके बाद डी भी बिल्कुल करेक्ट है और उसके बाद बचा हुआ सी, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको साइनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना है और वर्ड है आपको बोल्स्टर। ऑप्शन है डिस्करेज, स्ट्रेंथन, वीकन एंड एम्बोल्डन। तो इसका मीनिंग होता है आपको मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। अब मजबूत बनाने के लिए कौन सा वर्ड इसमें इनको यूज किया गया है, तो डिस्करेज का मतलब होता है निराशा या फिर किसी को हतोत्साहित कर देना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, तो ऑप्शन सेकंड जो होगा यहीं पे आपको करेक्ट आंसर मिल गया। वीकेंड का मतलब तो कमजोर करना होता है, तो यह इसका क्या होगा, यदि इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग यानी कि एंटोनिम यदि पूछते एंटो, तो ये हो जाएगा आपको वीकेंड, ठीक। लेकिन यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड होगा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है आपको मजबूत बनाना। इसके बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, जैसे फोर्टिफाई हो गया, या फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, या फिर हार्डन हो गया, ठीक। तो ये सब बहुत सारे इसके वर्ड मीनिंग आते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक। तो बोल्स्टर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। यह भी जो है आपको पारा जम्बल्ड का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी को आपको अरेंज करके सटीक फॉर्म में आपको सजाना है, ठीक। इसमें भी आपको ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इज ए प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड एंड वंस प्रियर नॉलेज ऑफ द वर्ड। सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि यह पहले स्थान पे आ सकता है, लेकिन यदि हम बी को ऑप्शन को पढ़ें तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस जो सेंटेंस का मेन वर्ड मिल गया आपको कॉम्प्रिहेंशन, तो हो सकता है बी से स्टार्ट हो, तो इसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आया है और उसके बाद भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया गया है, ठीक। तो हो सकता है इसके बाद ए का यूज किया जा सकता हो, या फिर इसके पहले या फिर इसके बाद ही यूज किया जा सकता हो। तो सबसे पहले बी को रखें, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं, सबसे पहले बी रखते हैं, ठीक। तो बी को सबसे पहले आप लोगों ने रख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है, तो दोनों को रख के यहाँ पे देखते हैं। तो यदि हम ए रखें तो यहाँ पे डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग का बात आया और उसके सटीक बाद यानी कि उसके जस्ट बाद ही अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया गया है। तो इस तरीके से भी हम मान के चले तो यही करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड नंबर पे आपको जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर ऑप्शन को पे ज़्यादा प्रेफर करके इसे उसके बाद के डी ऑप्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। इन एक्टिव रीडिंग रीडर्स थिंक अबाउट देयर रीडिंग एंड मेक कनेक्शंस एंड इंटरफेरेंस। और उसके बाद सी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हाउएवर इन्वॉल्व्स मल्टीपल प्रोसेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। यानी कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात किया गया, फिर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया गया, उसके बाद एक्टिव रीडिंग और रीडर्स के बारे में बात किया गया, उसके बाद लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात किया गया। तो ये चौथे नंबर पे बिल्कुल सटीक है, तो ऑप्शन 4 है जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक। तो सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी विल डेफिनेटली विन द मैच, यानी कि हम लोग मैच पक्का तौर पे मैच को जीत लेंगे दिस टाइम बिकॉज आवर टीम, क्योंकि हमारी टीम हैज प्रिपेयर वेल। तो इस सेंटेंस को यदि यहाँ से इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो यह सेंटेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसे आप ध्यान देना ना भूलें। यहाँ पे हैज का यूज किया गया है, सब्जेक्ट भी है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है जो कि गलत है। तो प्रिपेयर के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, प्रिपेयर्ड का यूज करेंगे, यानी कि इसके थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं सेकंड नंबर जो है इसी में एरर है, यहाँ पे प्रिपेयर ना होकर क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है, और ऑप्शन है आपको फ्रिटर। तो ऑप्शंस हैं स्प्रीड, स्पॉइल, होर्ड और वेस्ट। तो फ्रिटर का मतलब होता है आपको बर्बाद करना, बर्बाद या फिर नष्ट करना। तो अब तो आप आसानी से इजीली वे में इसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। स्प्रीड का मतलब होता है फैलाना, फैलाना का मतलब वही होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। स्पॉइल का मतलब भी होता है नष्ट करना। तो ये तो आपको सिमिलर वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है। और वेस्ट का भी मतलब होता है आपको नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक। तो ये तीनों आपके सिमिलर वर्ड मीनिंग मिल गया। और यहाँ पे पूछा अपोजिट। और होर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक। तो एक तरफ नष्ट करना और दूसरी तरफ इकट्ठा करना है, तो यह इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग हो गया है, नष्ट करना, इकट्ठा करना। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों वर्ड मीनिंग जो है वो आपको इसके सिमिलर मीनिंग रखता है और ये अपोजिट वर्ड मीनिंग रखता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आप जानते हैं, इसे याद करना ही पड़ेगा, यही इसका मेन चीज है, ठीक। तो कह रहा है डूइंग समथिंग ऑकवर्डली इन ए क्लमसी मैनर, यानी कि कोई चीज को बेकार ढंग से करना, बेकार ढंग से करना। कोई काम हो उसको कोई बेकार ढंग से करता हो तो उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में। तो इसे डायरेक्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 फंबलिंग। इस मीन्स की परेशानी की हालत में या लापरवाही से कुछ ढूंढने या पकड़ने की कोशिश करना, परेशानी से या फिर बेकार ढंग से, वैसे जो कि ऑकवर्ड लगे। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेकार ढंग। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। इसे याद करना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप मान के चले कि इसे हमेशा आपको याद करना होगा, याद करना ही होगा, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। तो इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चंस खत्म हुए। आप डेली वोकैबुलरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स 1 इसको ज्वाइन कर ले। यहाँ पे डेली आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। उससे आपको वोकैबुलरी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। डेली के जो वर्ड आते हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।